गर्ल्स, वी आर डिस्कसिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपके साथ जो लास्ट की 2 वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, किन को बोलते हैं आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 2 ग्रुप्स आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो था पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स, और उसमें हमने पर्टिकुलरली कौन से ग्रुप की बात की है, ग्रुप 1 की, दैट इज़ एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। मतलब पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1, राइट। और पेरियोडिसिटी अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ पेरियोडिसिटी, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, ठीक है, लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। उसके बाद लिथियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है बेरिलियम। फिर बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम से लेके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। लेकिन नियोन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, उसकी प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह हैं, लिथियम की तरह। तो उसको कौन से उस ग्रुप में डाला गया है, जिस ग्रुप में लिथियम को रखा गया है। तो मतलब क्या हुआ कि लिथियम के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक सेम प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट दोबारा से अपीयर हुआ, ठीक है, एंड दैट इज़ सोडियम। तो उसको आपने किस ग्रुप में रखा, ग्रुप 1 में, जिसमें आपने लिथियम को रखा है। इसी तरह से सोडियम के बाद मैग्नीशियम से लेके आर्गोन तक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। लेकिन आर्गोन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आया दैट इज़ पोटाशियम, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है जैसी है लिथियम और सोडियम की। तो उसको भी कौन से ग्रुप में रखा, ग्रुप 1 में। तो इसको बोलते हैं पेरियोडिसिटी, दैट इज़ रियकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स when elements are arranged in order of increasing atomic number after regular ऑर्डर। एक रेगुलर ऑर्डर के बाद जब सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट अपीयर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड पेरियोडिसिटी। और इस पेरियोडिसिटी का रीज़न क्या है कि क्यों सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट अपीयर होते हैं, क्योंकि सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रीअपीयर होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। लिथियम की आउटर है NS1, बेरिलियम की हो गई NS2। उसके बाद आपके चलता रहता है NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6 नियोन। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम, उसकी भी आउटर क्या है NS1। तो दैट मीन्स जो ये प्रॉपर्टीज़ रीअपीयर होती हैं रेगुलर इंटरवल के बाद, वो इसलिए अपीयर होती हैं क्योंकि रेगुलर इंटरवल के बाद एक सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एलिमेंट रीअपीयर होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड पेरियोडिसिटी, जो हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। तो पेरियोडिसिटी मतलब क्या हो गया कि एल्कली मेटल्स की पेरियोडिसिटी की जब हमने बात की तो हमने डिस्कस किया कि उनका रेडियाई सबसे ज़्यादा होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी सबसे कम होती है एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की कि एल्कली मेटल्स जितने भी होती हैं उनका रेडियाई सबसे ज़्यादा, आयनिक रेडियाई भी सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस करता है डिक्रीज, राइट। तो इनका रेडियस सबसे ज़्यादा, तो एल्कली मेटल्स का एटॉमिक रेडियाई भी सबसे ज़्यादा, आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, राइट, एंड सिमिलरली दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर ऑल एल्कली मेटल्स। तो इसलिए उनको इकट्ठे रखा, ठीक है। अब हमने डिस्कस करनी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अब हम सिर्फ ग्रुप की बात करेंगे, सिर्फ एल्कली मेटल्स की किसकी प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। अभी हमने जनरल बात की कि ऑल एल्कली मेटल्स हैव हाईएस्ट रेडियाई, ऑल एल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑल एल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो जनरल, वो एक कंबाइंड वो था, ठीक है। लेकिन अब हमने करनी है जनरल कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, सोडियम की कैसी होती हैं, पोटाशियम की कैसी होती हैं। ऑलमोस्ट सेम रहती हैं लेकिन बट देयर इज़ डिफरेंस स्टिल, वो डिस्कस करना है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बिल्कुल सिंपल है गर्ल्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के लो होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ दैट मीन्स वी आर सेइंग अबाउट
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रेंसियम की हम जनरली बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि दैट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो हम इन्हीं की बात करेंगे जनरल। तो हम ये बोलते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं एंड दे डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, राइट। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों है लो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि वाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो एंड वाई दे डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो उसकी एक्सप्लेनेशन है कि दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। मेटल्स हैं, दैट मीन्स इनमें कौन सा बॉन्ड है गर्ल्स? दे हैव मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा मेटेलिक बॉन्ड, तो उतने ज़्यादा होंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बनती है दैट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मेटेलिक बॉन्ड बनता है बट दैट इज़ वीक मेटेलिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो जब वीक मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों एल्कली मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज वीक, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे अब कि डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे क्योंकि रेडियाई इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। और डाउन द ग्रुप रेडियाई इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, तो जो स्ट्रेंथ है मेटेलिक बॉन्ड की दैट ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो जब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेंगे? डिक्रीज। मतलब लिथियम से जब आप सीजियम को आओगे तो सीजियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें कि इनके कम क्यों होते हैं और डिक्रीज क्यों करते हैं डाउन द ग्रुप। तो जब डिक्रीज की बात है तो वहाँ हम साइज़ की बात करेंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज करता है, रेडियाई इंक्रीज करता है। तो आप ये बोल देते हो रेडियाई इंक्रीज करने से मेटल और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो उस वजह से जो स्ट्रेंथ है मेटेलिक बॉन्ड की वो डिक्रीज कर जाएगी। व्हेन मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है गर्ल्स डेंसिटी। अब इसमें भी याद रखना है आपने, जब एल्कली मेटल्स की बात है तो दे हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बेस पे हमने एक्सप्लेन करना है डेंसिटी को। तो गर्ल्स एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, जिस तरह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उसी तरह से उनकी डेंसिटी भी लो होती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपने कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इतनी कम डेंसिटी होती है इनकी कि दे आर इवन लाइटर देन वाटर, ठीक है। हम पानी को सोचते हैं कि पानी बहुत लाइट है, बट वाटर से भी कम इनकी डेंसिटी है ये मेटल्स, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम हैव लो डेंसिटी इवन दे आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। तो अब है कि डेंसिटी इनकी कम होती है, लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज। लिथियम से जब आप सीजियम को जाओगे डेंसिटी इंक्रीजेस। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है वो हम अब बाद में डिस्कस करेंगे कि पोटाशियम इज़ लाइटर देन सोडियम, मतलब पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। तो एक्सेप्शनल हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरल ट्रेंड की बात करेंगे गर्ल्स कि डेंसिटी इनकी कम क्यों होती है। पहले हम इसको देखेंगे गर्ल्स। क्या होता है कि जब आप जब इनकी बात करते हो आप एल्कली मेटल्स की, तो हम क्या बोलते हैं कि एल्कली मेटल्स का जो रेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रेडियाई किसका है? एल्कली मेटल्स का। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि डेंसिटी लो क्यों है? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई इज़ लार्ज। एटॉमिक रेडियाई लार्ज होने से एटम्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, वो दूर दूर होंगे। एटम्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, दे आर फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उसकी वजह से क्या बढ़ जाएगी गर्ल्स? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। तो अब आपके सामने है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब
डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि रेडियस ज़्यादा होने से एटम्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, they are farther from each other, volume increases, therefore density decreases। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों इनकी डेंसिटी लो होती है, क्योंकि रेडियस बड़ा होता है। ठीक है, रेडियस बड़ा होने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया, ये पॉइंट हो गया अब आपका कि डेंसिटी इनकी लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। जनरल ट्रेंड, एक्सेप्शनल को अभी रहने दो। ठीक है, जनरल ट्रेंड ये बोलता है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो लिथियम से लेके सीजियम तक डेंसिटी इंक्रीजेस। तो गर्ल्स अब डेंसिटी क्यों इंक्रीज करती है वो देखना है आपने। गर्ल्स जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आपको पता है साइज बढ़ता है। ठीक है, साइज बढ़ता है और साथ ही साथ मास भी बढ़ता है। ठीक है, लिथियम का मास कम है, सोडियम का ज़्यादा है, पोटाशियम का और ज़्यादा है एटॉमिक मास, रुबिडियम का और ज़्यादा है। जैसे पोटाशियम का अगर 19 एटॉमिक नंबर है तो ऑलमोस्ट डबल कर लेते हैं मास, तो 38 हो गया। ठीक है, तो नीचे को जैसे जैसे आप आते रहते हो, राइट, एटॉमिक मास इंक्रीजेस। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो नो डाउट बोथ साइज इंक्रीजेस एज वेल एज मास इंक्रीजेस, both increases, but increase in mass is more than increase in size, right? तो जब मास में इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा, साइज में इंक्रीज कम होगा, तो डेंसिटी क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ठीक हो गया, तो आपने एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देनी है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज डाउन द ग्रुप बोथ साइज एंड एटॉमिक मास इंक्रीजेस बट द इंक्रीज इन मास इज मोर देन इंक्रीज इन साइज, राइट। तो मास में इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज, बिकॉज द टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हो गया। अब एक्सेप्शनल केस की बात करेंगे। लिथियम से लेके सीजियम तक डेंसिटी इंक्रीज करती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सोडियम की कम होनी चाहिए, पोटाशियम की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में पोटाशियम की कम है, सोडियम की ज़्यादा है, बाकी सेम है। ठीक है, बाकी इंक्रीज करती है, रुबिडियम से सीजियम की इंक्रीज करेगी, लिथियम से सोडियम को भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज। बस एक्सेप्शनल सिर्फ इधर है कि पोटाशियम की ज़्यादा होनी चाहिए डेंसिटी सोडियम से, लेकिन पोटाशियम की कम है, सोडियम की ज़्यादा है, तभी हम कहते हैं कि पोटाशियम इज़ लाइटर देन सोडियम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है गर्ल्स। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, यहाँ पे दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, रेडियस भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है। इसका यहाँ पे रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेडियस इज इंक्रीजिंग, पोटाशियम का रेडियस ज़्यादा है, सोडियम का रेडियस कम है। और मास, पोटाशियम का मास ज़्यादा है, सोडियम का कम है, सोडियम का हम 23 लेते हैं और इसका 38 के करीब, 38। तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस का इंक्रीज है वो ज़्यादा हो जाएगा और मास का इंक्रीज कम होगा। ठीक है, तो जब रेडियस का इंक्रीज ज़्यादा है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी और डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो बिकॉज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन आता है आपने उसकी एक्सप्लेनेशन उस तरह से ही देनी है। तो वाई पोटाशियम इज लाइटर देन सोडियम, वाई पोटाशियम हैज़ लेस डेंसिटी देन सोडियम, बिकॉज फ्रॉम सोडियम टू पोटाशियम both size and the mass increases, atomic mass, but the increase in size is more, ठीक है, increase in size is more and the mass is less। इंक्रीज होता है बट मास में कम इंक्रीज होता है, साइज में ज़्यादा इंक्रीज होने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो पोटाशियम की डेंसिटी कम है देन सोडियम, सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, पोटाशियम की डेंसिटी कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गर्ल्स, इसका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो बिल्कुल, reducing properties, the tendency of an element to lose or gain electron is compared with the help of their reduction potential values। ठीक है, हम सिर्फ
हम क्या बोलते हैं कि जब लॉस होता है तो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब गेन होता है तब हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को एक ही टर्म में लिखना है तो लॉस और गेन को हम किसकी टर्म में देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ की। तो आई एम रिपीटिंग, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, हमें पता है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव ए वेरी हाई टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। The tendency of an element to lose or gain electron is compared with the help of their reduction potential values. Elements with higher reduction potential has greater tendency to gain electron. जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उनकी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, दैट इट इज़ ईजिली रिड्यूस्ड। जो गेन करेगा उसमें क्या होगी, रिडक्शन, तो दैट मीन्स इट इज़ रिड्यूस्ड। जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड, तो वो क्या बनेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिपीट कर रही हूँ, एलिमेंट्स विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से उनकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। गेन करेंगी तो इसका मतलब उनमें क्या होगी, रिडक्शन। तो जिनमें खुद रिडक्शन होगी दूसरे में वो क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एलिमेंट्स विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स विद लो रिडक्शन पोटेंशियल हैज़ लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है उनकी टेंडेंसी गेन करने की कम होगी। गेन करने की कम होगी इसका मतलब लूज करने की ज़्यादा होगी, तो उनमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, दैट इट इज़ ईजिली ऑक्सीडाइज्ड। तो जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जिनमें खुद में ऑक्सीडेशन होगी, जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो दूसरे में वो क्या करवाएंगे, दूसरे एलिमेंट में वो गेन करवाएंगे, दैट मीन्स दूसरे में वो रिडक्शन करवाएंगे, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ओके। तो एलिमेंट्स विद लो रिडक्शन पोटेंशियल, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपने याद रखना है, समझ के करना है इसको। जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे माने जाते हैं, और जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो माने जाते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे में रिडक्शन करवाएंगे, खुद क्या करेंगे, अपने में ऑक्सीडेशन, खुद लूज करेंगे, दूसरे में गेन करवाएंगे, ठीक हो गया। तो अब एल्कली मेटल्स, सबको पता है एल्कली मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो खुद ये लूज करेंगे, दूसरे में गेन करवाएंगे, इसका मतलब दे विल बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यही हमने यहाँ बोला कि एलिमेंट विद लो रिडक्शन पोटेंशियल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पूछा जा सकता है कि एल्कली मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक हो गया। अब रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सीजियम, ठीक है, सोडियम से सीजियम। अब लिथियम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लिथियम इज एक्सेप्शनल, ठीक है। सोडियम का कम है, सीजियम का ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज करता है सोडियम से सीजियम को। क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है सोडियम से सीजियम, ठीक हो गया। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, ये पहले बता दिया। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक हो गया। लिथियम इज एक्सेप्शनल, लिथियम सबसे पहले आता है ग्रुप में, तो हम ये सोचते हैं कि लिथियम सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं ना कि सोडियम से सीजियम को जब हम जा रहे हैं एक ग्रुप बन रहा है और ग्रुप में रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होना चाहिए। सीजियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनना चाहिए, लिथियम सबसे वीक बनना चाहिए, बट लिथियम इज एक्सेप्शनल। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है ये, क्योंकि इसकी लीस्ट वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। लेकिन जब अब ऐसे आप ग्रुप देखो तो लिथियम से सीजियम को
हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करना चाहिए, सीजियम का सबसे कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। उसके बाद फिर आपके सोडियम का ज़्यादा है, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को क्या कर जाता है? डिक्रीज, ठीक है। तो एक्सेप्शनल लिथियम है, लीस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब है क्वेश्चन कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे आप। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि एनर्जी कम लगानी पड़ती है आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एल्कली मेटल्स की बात हो रही है कि वाई दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों इनकी टेंडेंसी लूज करने की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि जब कम एनर्जी लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वही हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दूसरे में रिडक्शन करवाएंगे। They are strong reducing agent because they have low ionization energy. Very less energy is required for losing the electron, और down the group ionization energy decreases। तो आप ये बोलते हो जब आप सोडियम से सीजियम को जाते हो तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, तो रिड्यूसिंग करैक्टर क्या कर जाएगा? इंक्रीज। तो सोडियम आपका कम स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन सीजियम वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। लेकिन उसमें भी लिथियम एक्सेप्शनल है, ग्रुप में सबसे पहले आता है। सबसे वीक बनना चाहिए ये, क्योंकि सीजियम सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीजियम भी स्ट्रॉन्ग है, बट लिथियम इज़ मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज़ एक्सेप्शनल, हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही क्वेश्चन आता है गर्ल्स इसमें कि लिथियम जबकि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज करता है, तो लिथियम क्यों सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है जबकि ये टॉप में आता है ग्रुप में? तो ये गर्ल्स आपने याद रखना है। लूज करने की टेंडेंसी को हम इस इक्वेशन से देते हैं। सॉलिड स्टेट में ऑक्सीडेशन लूज, पॉजिटिव सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेटल हमने सॉलिड स्टेट में ली, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो किस स्टेट में होना चाहिए? एक्वस में। तो इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस इस तरह से होती है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सॉलिड से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, नहीं, ये एक इक्वेशन बनेगी और फिर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अब ये जो इक्वेशन है ये 3 स्टेप्स में होती है गर्ल्स। सबसे पहले आपको पता है सॉलिड से गैस बनता है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। तो आपको सबसे पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से गैस बनना इज सब्लिमेशन। उसके बाद गैस से अब इलेक्ट्रॉन लूज होगा न्यूट्रल गैसियस एटम से, जिसको आप क्या बोलोगे? एनर्जी रिक्वायर्ड इज आयनाइजेशन एनर्जी। और उसके बाद अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो जाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में और ये बन जाएगा उसका एक्वस, और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी रिलीज्ड है और ये दोनों रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है। ये दोनों लगानी पड़ेंगी, लेकिन ये जब लगेंगी तो ये रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा किसी न्यूट्रल गैसियस एटम से, बिकॉज दैट विल रिएक्ट विद इट्स एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म एक्वस आयन। ठीक हो गया। अब स्टेप 1 में जब बात है, चाहे लिथियम है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी में सेम एनर्जी लगती है सॉलिड से गैस करने में। ठीक हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लिथियम की। मतलब लिथियम से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि जो रिलीज होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगी लिथियम में, बिकॉज साइज ऑफ लिथियम इज
स्मॉलेस्ट। हाइड्रेशन एनर्जी कितनी रिलीज होनी है वो डिपेंड करती है साइज में। जितना साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो हम क्या बोलते हैं, क्यों लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, उसका रीज़न ये है कि नो डाउट लिथियम से जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो इसका मतलब लिथियम की ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन रिक्वायर्ड ज़्यादा है तो रिलीज भी उसमें ज़्यादा ही होगी। तो जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज मीन्स स्टेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा लिथियम चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर लग रही है मेरे को लूज़ करवाने के लिए ज़्यादा, तो मैं रिलीज़ भी बहुत ज़्यादा करूँगा। ठीक है, तो ये रीज़न है कि क्यों लिथियम पहला मेंबर होने की वजह से हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि रिलीज ज़्यादा हो जाएगी, रिक्वायर्ड उसके कम लगेगी, तो जो रिलीज हुई वो कंपनसेट कर जाएगी रिक्वायर्ड से, साइज छोटा होने की वजह से। तो लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने यहाँ ये लिखा है कि स्टेप 1 सबके लिए सेम ही रहेगा, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सब में सेम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग सब्लिमेशन टू गैस, सॉलिड टू गैस। लेकिन जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात है तो लिथियम में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने के लिए, सीजियम में कम लगेगी। लेकिन लिथियम में रिलीज भी सबसे ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि लिथियम इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज जब ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, तो सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज, लेसर द साइज ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड। और लास्ट में जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है हम, दैट इज़ फ्लेम कलरेशन। दैट इज़ वेरी सिंपल। एल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं देट इम्पार्ट ए करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। अगर आप किसी सॉल्ट को लो एल्कली मेटल का और उसको बंसन बर्नर में जलाओ तो आप देखोगे लिथियम क्रिम्सन रेड कलर देता है, सोडियम येलो कलर देता है, पोटाशियम रेडिश वायलेट देता है, रुबिडियम रेडिश वायलेट ही देता है, सीजियम ब्लूइश वायलेट देता है। मतलब इनमें भी थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी में फ़र्क आ जाता है, बहुत डार्क, ये थोड़ा कम डार्क में आती है, राइट। तो ये है आपका एल्कली मेटल्स की फ्लेम कलरेशन की बात, कि एल्कली मेटल्स इम्पार्ट अ करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। अब क्वेश्चन है कि क्यों ये कलर देते हैं फ्लेम को, तो उसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न यही है गर्ल्स, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हम ये बोलते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लो। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा हीट करो, बंसन बर्नर की फ्लेम से हीट करो, तो क्या होगा? द बंसन बर्नर फ्लेम इज सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि रेडियस इनका बहुत ज़्यादा है और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो बंसन बर्नर की फ्लेम से ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। अब जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट इज़ अनस्टेबल, उसने ग्राउंड स्टेट में आना है दोबारा से। ठीक है, तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो ही एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड दैट एनर्जी रिफ्लेक्टेड फॉल्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, और जो चीज़ विजिबल रीजन में फॉल करती है दैट अपीयर्स कलर्ड। बस यही हुआ इसमें कि आपने एल्कली मेटल के सॉल्ट को हीट किया विद बंसन बर्नर फ्लेम, और वो हीट सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, क्योंकि एल्कली मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। एक्साइटेड स्टेट इज़ ऑलवेज अनस्टेबल, इट हैज़ टू कम टू द ग्राउंड स्टेट। तो जब एक्साइटेड स्टेट दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएगी तो जो एनर्जी बंसन बर्नर की एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी तभी वो एक्साइट हुए थे, तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की वो एमिट करेंगे उस एनर्जी को, तभी वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ठीक है, तो ये जो एमिटेड एनर्जी है दैट फॉल्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में जो चीज़ फॉल करती है दैट अपीयर्स कलर्ड। तो यही लिखा गया है इसमें, excited state is unstable, and when these excited electron come back to their ground state they emit the extra energy. ठीक
ठीक है। जो भी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उनकी अपनी एनर्जी थी, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर एक्साइटेशन। तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने क्या दी? बंसन बर्नर फ्लेम, बट दैट वाज सफिशिएंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। बंसन बर्नर की एनर्जी सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इनकी, आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है, साइज इनका बहुत बड़ा होता है, ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, दे फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देन दे अपीयर कलर्ड। तो दिस इज द रीजन वाई दे इम्पार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। तो सारे एक स्पेसिफिक कलर देते हैं फ्लेम को। रीजन इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन इजिली एक्साइटेड। अब क्वेश्चन जो इसमें दूसरा है कि ये तो हो गया कि दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, बंसन बर्नर की फ्लेम से ये एक्साइट हो जाते हैं और जब ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को। क्वेश्चन है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों देते हैं? तो उसका बिल्कुल सिंपल सा रीज़न ये है कि ठीक है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है, लेकिन जब ग्रुप में आप देखते हो तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है। मतलब देयर इज़ डिफरेंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो आपको इनमें, इनके कंपैरिजन की बात हो रही है, सिर्फ इनकी बात हो रही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनसे कंपैरिजन में लिथियम से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी लगाई उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और जब वो वापस आएंगे ग्राउंड स्टेट में तो जितनी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उतनी वो एमिट करेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सीजियम का साइज बड़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जितनी एब्जॉर्ब करेगा उसके हिसाब से एक्साइटेशन होगी, उसी के हिसाब से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आएगा क्योंकि जो डिफरेंट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। क्योंकि जब एनर्जी रिक्वायर्ड डिफरेंट है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी डिफरेंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड इज डिफरेंट, तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो डिफरेंटली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये। ठीक है, लिथियम ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की थी तो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस हिसाब से देगा एनर्जी। ठीक है, तो वो उस स्पेक्ट्रम में फॉल करेगा, राइट। और सीजियम ने क्योंकि कम एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है लिथियम के कंपैरिजन में, तो ये जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो दैट विल फॉल इन दैट विजिबल स्पेक्ट्रम। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे बिकॉज दे विल एब्जॉर्ब डिफरेंट एनर्जी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे टू गो टू द एक्साइटेड स्टेट दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपने इसके पूरे नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू।